स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट कर्मी। स्टूडेंट जितने बच्चे क्लास 10th में 2026 बोर्ड का पेपर देने वाले हैं उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। तो आज मैं आप लोगों को गणित का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं और यह पेपर अगर आप तैयार कर लेते हो तो 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का हो जाएगा, क्योंकि इसी पेपर से आप लोगों के पेपर बनने वाले हैं। इस पेपर में जितने प्रश्न अगर सारे प्रश्न तैयार कर लेते हो तो 2026 बोर्ड में सारे के सारे क्वेश्चन इसी पेपर से बनने वाले हैं। 822 एचबी कोड है मेरे प्यारों, जो फुल सोल्यूशन बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना। अगर आपका टारगेट है मैथ में 95% लाने का तो इस पेपर को अगर आप तैयार कर लेते हो तो 70 में 70 में बिल्कुल आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अनुक्रमांक और नाम लिख लेना है और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को सॉल्व करना होगा। नीचे देखोगे तो नीचे आप लोगों को नोट दिया गया है। नोट पढ़ना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। नोट में बोला है यहाँ पे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। नीचे निर्देश भी दिया गया। निर्देश भी पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। निर्देश में पहला निर्देश बोला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। इसके बाद दूसरा है कि इस प्रश्न पत्र के अ और ब 2 खंड, मतलब यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है। एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में। इसके बाद है अगला निर्देश, कह रहा है कि खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड अ में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 नंबर का। कहने का मतलब है कि 20 प्रश्न रहेगा 20 नंबर के लिए खंड अ में। अब बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, उसका उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा, ठीक है। इसके बाद अगला है कि खंड ब में क्या रहेंगे 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 2 नंबर वाले प्रश्न, 4 नंबर वाले प्रश्न और 6 नंबर वाले प्रश्न देखने को मिलेगा खंड ब में। इसके बाद बोला है कि खंड ब में कुल 5 प्रश्न है। खंड ब में टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है 5 है। अगला निर्देश है प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड आपको करना है, मतलब शुरू में ही आपको बता दिया गया होगा कि कितने खंड करने हैं। अगला है प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, मतलब कि हर एक प्रश्न के आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि वो प्रश्न 1 नंबर का है, कि वो प्रश्न 2 नंबर का है, कि वो प्रश्न 4 नंबर का है, कि वो प्रश्न 6 नंबर का है। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा। अगला है कह रहा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। कह रहा है शुरू से लेकर लास्ट तक सारे प्रश्नों को करते चलना है। जो प्रश्न नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए, समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में टाइम बचेगा तो उसको देख लीजिएगा। इसके बाद है यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए, फिर काट दीजिए और उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। जाहिर सी बात है मैथ का पेपर है तो आपको रफ कार्य करना पड़ेगा। रफ कार्य कहाँ करोगे? आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी कॉपी उसके बाएं पृष्ठ पे करना है। और जब भी रफ कार्य कर रहे हो तो उसको काट दीजिए और ऊपर लिख भी दीजिए रफ कार्य, ताकि एग्जामिनर समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि रफ कार्य आपने किया है। इसके बाद है कि रचना के प्रश्नों के हल में रचना न मिटाएं। यदि पूछा गया है तो रचना के पद जो है संक्षेप में अवश्य लिखें। कह रहा है कि बहुत सारे प्रश्न रचना वाले होंगे, तो रचना वाले प्रश्नों को मेरे प्यारे बच्चों आपको रचना जरूर से जरूर यहाँ पे बनाना है। अगर रचना नहीं बनाओगे तो आपको नंबर काट लिए जाएंगे। इसके बाद है अगला, कह रहा है कि जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न चित्र वाले फिगर वाले हैं, तो फिगर वाले प्रश्न में आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा। और फिगर नहीं बनाओगे तो ऐसे हल जो है अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे, नंबर आपको नहीं मिलेगा। पेपर आप लोगों का स्टार्ट यहां से हो रहा है। सबसे पहले खंड अ आएगा। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। देखिए बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊंगा, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको डिटेल में बताऊंगा और 70 में 70 नंबर स्कोर करके आप आने वाले हो। देखिए पहला प्रश्न बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है मेरे प्यारे, जो तुरंत इसका उत्तर दे दोगे। पहला प्रश्न है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। अब त्रिघात बहुपद का समीकरण कैसे होता है? त्रिघात बहुपद का होता है ax³ प्लस bx प्लस सी। ये आपका क्या हो गया? बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद। तो इतना याद रखिए, अगर त्रिघात बहुपद दिया है, कह रहा है कि अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, तो जितना अधिक पावर होता है उतना ही शून्यक निकलता है। मतलब इसमें पावर की संख्या कितना है? अधिक 3 है तो 3 ही शून्यक निकलेंगे। तो अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 3 होगा। बिल्कुल सिंपल है, तुरंत याद हो गया होगा। अब मेरे प्यारों से जब ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तुरंत इसका आंसर आप 3 दीजिएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देख लो क्या है। दूसरा प्रश्न भी आसान है मेरे प्यारों। कह रहा है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब नंबर 140 दे दिया है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। इसका अभाज्य गुणनखंड पूछा है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कैसे इसको हल करेंगे।
तो 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। बिल्कुल ही ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। 140 लिखिए। आपको मालूम है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे तोड़ते हैं। सबसे पहले 2 से कटाते हैं। 2 से कटाओगे तो 2 7 14, 70 बार में कट जाएगा। 2 से कटाओगे तो 35 गुना के 70, 35 बार में कट जाएगा। अब ये 35 5 से कटेगा, ठीक है। 5 7 35 और यह 7 तो 7 से कटेगा। मतलब कि 140 जो आ गया है, 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 जो 2 बार आया है तो इसको लिख देंगे 2 पे पावर 2 गुणे 3 5, 5 एक बार आया तो 5 लिखेंगे, 7 एक बार आया तो 7 लिखेंगे। अब यह जो है ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया। तो देखिए दिया है, बिल्कुल देना ही चाहिए। आप देख पा रहे हो सी वाला ऑप्शन, देखिए सी वाला ऑप्शन देखिए आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 2 पे पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ये है इसका राइट आंसर। है ना सिंपल, समझ में आ गया आप लोगों को, कोई भी परेशानी होगा ही नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। 1 नंबर के लिए प्रश्न है, यहाँ पे फार्मूला पूछ दिया कि भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संबंध होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मतलब कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यह होता है। यह फार्मूला सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया है क्वेश्चन में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद चौथा प्रश्न देख लीजिए क्या है। चौथा प्रश्न है कि रैखिक समीकरण दिया है x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। 1 नंबर के लिए प्रश्न होगा, मतलब कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा कि 2 की इनमें से कोई नहीं। चलिए बताता हूं आप लोगों को, तो इसको हल करके देखते हैं कि कौन सा हल होगा। देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पहले 2 दिया समीकरण, दोनों को आप नोट कीजिए। तो एक आपका दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। और एक समीकरण इधर दिया है माइनस के 3x माइनस के 6y और प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग लगाएंगे। अब मेरे प्यारों को ध्यान से देखिएगा, इसका हम तुलना करेंगे किससे, तो यहां पे तुलना होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से हम इसका क्या करेंगे, तुलना करेंगे। और यह दूसरा रेखा का समीकरण है, तो इसे हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। डिटेल में बता रहा हूं, चाहूंगा तो डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे समझाना है ताकि आप कभी भूलो मत, पेपर में आए तो तुरंत इसका आंसर दे पाओ। अब देखिए मेरे प्यारों को क्या करोगे, अब x के आगे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। अब x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ a1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह अगर मैं y से y कैंसिल कर देता हूं तो यहाँ b1 बराबर क्या आ गया, b1 बराबर आ गया 2। इसी तरह c1 बराबर क्या आ जाएगा, c1 बराबर आ जाएगा प्लस के 3। क्लियर है। इसी तरह देखिए x से x अगर मैं कैंसिल कर देता हूं तो यहाँ पे a2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 3। और यहां से y में कैंसिल कर देता हूं तो यहाँ पे b2 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 6। और यहाँ पे क्या बचा है, c2 बराबर क्या आ जाएगा, प्लस के 1। अब यहाँ a1 b1 c1, इधर a2 b2 c2 का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तुलना करेंगे। कैसे, देखिए तो हम a1 बाटा a2 का तुलना करेंगे। तो a1 क्या है, 1, a2 कितना है, माइनस के 3। इधर हम तुलना करेंगे b1 बाटा b2 की तुलना करेंगे। तो b1 का वैल्यू कितना है, 2, और b2 के वैल्यू कितना है, माइनस के 6। तो इसको कटाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 3 6 माइनस के 3 आ जाएगा, 1 बटे माइनस के 3 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग तुलना करेंगे किसका, c1 बाटा c2 की तुलना करेंगे। तो c1 का वैल्यू है यहाँ पे 3 और c2 का वैल्यू है यहाँ पे 1। अब ध्यान से देखिए कि ये वाला और ये वाला दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं कि a1 बाटा a2 जो है वो तो बराबर हो गया b1 बाटा b2 के। लेकिन देखिए c1 बाटा c2 बराबर नहीं हो रहा है, c1 बाटा c2 बराबर नहीं हो रहा है। जब भी आप लोगों का यह समीकरण का निकाय आए तो समझ लीजिए कि समांतर रेखा हो रहा है। समांतर रेखा में क्या होता है कि कोई हल नहीं होता है। समांतर रेखा में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 5वां क्या है। प्रश्न नंबर 5वां है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है -5 -1 3, 7
कह रहा है कि सर्वांतर होगा, एक नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। सर्वांतर का मतलब डी का वैल्यू पूछा है, तो सर्वांतर जब भी निकाला जाता है तो हमेशा हम a2 में से a1 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो a2 का वैल्यू क्या है, -1, और a1 का वैल्यू कितना है, -5। तो यहां लिखेंगे -5। जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और माइनस गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा +5। जब इसको हल करोगे -1 +5 मतलब के 4, +4 जो है आ गया डी का वैल्यू, मतलब सर्वांतर क्या गया, +4, मतलब डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, है ना आसान, बिल्कुल आसान होगा। एक एक वर्ड आपको समझा रहा हूं, तुरंत समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविधकर होगा। मेरे प्यार बच्चों, यहाँ तो समीकरण ही द्विघात समीकरण का इक्वेशन दे दिया है, पूछ रहा है विविधकर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है मेरे प्यार बच्चों, द्विघात समीकरण का इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0। यह द्विघात समीकरण दे दिया, कह रहा है विविधकर बताइए। विविधकर का मतलब होता है डी का वैल्यू। तो अगर द्विघात समीकरण आपको मालूम है और विविधकर जब भी ज्ञात करना होगा तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो विविधकर क्या गया है, b² - 4ac। कहने का मतलब है सी वाला आपका राइट आंसर, b² - 4ac। सी वाला जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपको हर एक चीज समझ में आ रहा होगा, एक वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक वर्ड। पहला 1 नंबर का भी प्रश्न है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है, कह रहा है कि 2 बिंदु, तो 2 बिंदु दिया है, एक आपका 2,3 दिया हुआ है, एक आपका 4,1। कह रहा है बीच की दूरी होगी, मतलब 2 बिंदुओं की बीच की दूरी पूछा है। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से हल करेंगे। मान लीजिए एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है, इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बिंदु का निर्देशांक दे रखा है 2,3 और एक बिंदु का निर्देशांक दे रखा है यहाँ पे 4,1 दे रखा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको देखिए, इसे बोलेंगे x1, y1, इसे बोलेंगे हम लोग x2, y2। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है करनी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यह होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। आप चाहोगे तो x2 में से x1 घटा सकते हो, y2 में से y1 घटा सकते हो, किसी में से घटाओ, कोई दिक्कत नहीं होता फार्मूले में, इतना याद रखिएगा। यहां तक क्लियर है, बस वैल्यू ही आपको रखना है, आंसर तुरंत आ जाएगा। अब यहां पर बनाएंगे अंडर रूट, कह रहा है x1 का वैल्यू दिया यहाँ पे कितना 2 माइनस x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर प्लस y1 3 और माइनस y2 1, इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। अब यहां पे हो जाएगा अंडर रूट में 2 - 4 मतलब कि माइनस के 2 बचेगा, -2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 का कर देंगे होल स्क्वायर। अब यहां से अंडर रूट में -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस के 4 आएगा और 2 का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 ही आने वाला है। तो अब यहां पे हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 × 2 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 4 का वर्गमूल 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये तो करड़ी में ही रहेगा, मतलब कि 2 करड़ी में 2 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 करड़ी में 2 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 2 बिंदु के बीच की दूरी। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, बिल्कुल आसान है मेरे प्यार, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तुरंत आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पे 8वां देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 8वां है मेरे प्यार बच्चों, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण एक दे रखा है और कह रहा है कि मूल जो है बराबर है तो m का मान होगा। देखिए जब भी आपको द्विघात समीकरण दे दे और कह रहा है कि मूल बराबर हो, चाहे p का वैल्यू पूछे चाहे m का वैल्यू पूछे, देखिए कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण नोट करेंगे, 3x² माइनस के 12x प्लस के m बराबर 0, ठीक है, मूल बराबर, ठीक है। अब मेरे प्यार को ध्यान समझिए कैसे इसको हल करेंगे। जब भी मूल बराबर कर दे तो सबसे पहले मेरे प्यारों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि विविधकर को हम 0 के बराबर कर देंगे। जब भी कोई द्विघात समीकरण देने के बाद पूछे कि मूल बराबर है तो विविधकर को हम 0 के बराबर कर देते हैं। विविधकर कैसे निकलता है अभी मैंने बताया था कि d बराबर b² माइनस 4ac। तो ये जो आपका b² माइनस 4ac है यही विविधकर है, इसको हम क्या करेंगे 0 के क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। अब यहां से abc का वैल्यू निकाल लीजिए,
ठीक है। तो इसकी तुलना हम करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ए बराबर निकल गया आपका 3। इसी तरह हम एक्स से एक्स कैंसिल, तो बी बराबर आ गया माइनस के 12 और सी बराबर आ गया आपका एम। ए बी सी का वैल्यू निकल गया, बस वैल्यू आपको पुटअप करना है। चलिए कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, बी मतलब माइनस के 12, तो माइनस 12 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू कितना है 3 और सी का वैल्यू कितना है एम, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो माइनस 12 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा प्लस के 144 और माइनस 4 3 12 एम, बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये आपका 144 इधर रहने दीजिए, बराबर माइनस 12 एम उधर भेजोगे तो प्लस के 12 एम हो जाएगा। क्लियर है। जब m का वैल्यू यहां से निकालोगे कि m बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 144 इधर है, अब 12 गुणा में है तो 12 इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 12 से जब 144 को घटाओगे तो 12 बार में कट जाएगा, तो m बराबर कितना आ गया 12। यही m का वैल्यू पूछा था, तो m का मान कितना गया 12, मतलब कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यार, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, देखिए ये भी बहुत सिंपल है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज दिया है एबीसी, कह रहा है कि उसकी भुजाएं 2a है, ठीक है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजाएं 2a है। कह रहा है कि उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई पूछा है। 1 नंबर के लिए भी प्रश्न मेरे प्यार को, देखिए कैसे हल करेंगे इसको। तो मैं एक रफ कार्य ले लेता हूं समझाने के लिए आप लोगों को। देखिए सबसे पहले तो हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, तो एक हम समबाहु त्रिभुज समझाने के लिए बना देते हैं। यह बन गया हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब कि ये भुजा अगर 2a है तो ये भी भुजा क्या होगा 2a होगा, ये भी भुजा आपका 2a होगा, ठीक है। ये भी भुजा यहां से लेके यहां तक पूरा क्या होगा 2a होगा। लेकिन कह रहा है यहाँ पे शीर्ष लंब की लंबाई, मतलब यहां से यहाँ पे शीर्ष लंब डाला गया 90 अंश की डिग्री पे डाला गया है। अगर आपका यह a है तो हो जाएगा आपका B, ये हो जाएगा आपका C और ये पॉइंट हो जाएगा D। तो यहाँ पे AD की लंबाई पूछा है कि AD की लंबाई क्या होगा। अब मेरे प्यारों से ये बताइए कि जब यहाँ पे लंब डाल दिया गया और ये पूरा भुजा 2a है तो ये आपका भुजा A हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में। अब ADC में आप देखिए तो ये आपका क्या है मेरे प्यारों कर्ण, ये आपका क्या है DC आधार है और यही लंब AD हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस नियम लगाएंगे। पाइथागोरस नियम कहता है यहाँ पे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही कहता है। बिल्कुल सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। तो कर्ण यहाँ पे क्या है 2a, तो हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमें ज्ञात करना है, लंब हमारे पास है AD, तो AD का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है और प्लस आधार, आधार हमारे पास a है, तो हो जाएगा a का स्क्वायर। हल करते हैं तो 2a का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और प्लस a का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या कि 4a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर हो जाएगा आपका AD का स्क्वायर इधर बच जाएगा। अब 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटा देंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। हमें AD का वैल्यू चाहिए तो हम AD निकालेंगे, तो ये आपका वर्ग है उधर जाएगा तो वर्गमूल में आ जाएगा, तो हो जाएगा करणी में 3a का स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर है तो यहाँ तो a क्या होगा बाहर आ जाएगा और ये करणी में 3 जो है 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये करणी में ही रहेगा, मतलब a करणी में 3 बराबर क्या आ जाएगा AD। तो AD जो है शीर्ष लंब उसकी लंबाई कितना आ गया a करणी में 3 आ गया। तो a करणी में 3 का मतलब यहाँ पे देख पा रहे हो आप C वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। C वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां। देखिए प्रश्न नंबर 10वां क्या है, प्रश्न नंबर 10वां कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। अब यहाँ पे माध्य पूछ दिया है, आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, माध्य पूछा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों कि माध्य कैसे निकाला जाता है। मैं एक थोड़ा रफ कार्य ले लेता हूं समझाने के लिए। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे सारणी, तो एक तो वर्ग अंतराल का बनेगा, एक बारंबारता का, 2 सारणी तो यहीं से जस्ट बन जाएगा क्वेश्चन में से ही। तो हम एक बनाएंगे वर्ग अंतराल का, तो एक सारणी तो हमारा बन जाएगा वर्ग अंतराल का, तो एक सारणी हम वर्ग अंतराल का बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक सारणी बनेगा हमारा किसका बारंबारता का, तो एक सारणी हमारा बनेगा बारंबारता का, ठीक है।
तो एक सारणी हमने बारंबारता का बना दिया। ठीक है, बारंबारता को हम लोग बोलते हैं FI। क्या बोलते हैं? FI बोलते हैं। तो दो सारणी तब देख के हमने बना दिया, और एक तीसरी सारणी हम लोग अपने से बनाएंगे XI। XI का मतलब होता है मध्यमान, और एक सारणी और बनाएंगे हम लोग इन दोनों का गुणा करके, FI इंटू XI। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल है मेरे पास, जो तुरंत आ जाएगा आंसर, बिल्कुल आसान है। तो वर्ग अंतराल तो हम लोग क्वेश्चन में से देख के ही भरेंगे। क्या दिया है? 1 3 1 3, इसके बाद 3 5 3 5, इसके बाद क्या दिया हुआ है? 5 7, 5 और 7 दिया हुआ है। इसके बाद 7 और 9, 7 और 9 दिया हुआ है। इसके बाद 9 और 11 दे रखा है, तो 9 और 11 लिख देंगे। बारंबारता की अगर हम बात करें तो बारंबारता में देखिए 3 2 4 2 3, मतलब 1 और 3 की बारंबारता कितनी है? 3। 3 और 5 की बारंबारता है 2। 5 और 7 की बारंबारता है 4। इसके बाद 7 और 9 की बारंबारता है 2। 9 और 11 की बारंबारता है 3। तो यह चीज तो मैंने क्वेश्चन में से ही दिख के यहाँ पे क्या किया? लिख दिया। अब आगे का XI और FI हम लोग अपने से निकालेंगे। ये तो क्वेश्चन से ही मालूम चल गया। देखिए XI का मतलब होता है मध्यमान, मतलब 1 और 3 के बीच में क्या आएगा? तो 1 और 3 के बीच में 2 आएगा। 3 और 5 के बीच में क्या आएगा? 4 आएगा। 5 और 7 के बीच में क्या आएगा? 6 आएगा। 7 और 9 के बीच में क्या आएगा? 8 आएगा। 9 और 11 के बीच में क्या आएगा? तो 10 आएगा। और निकलता भी कैसे ये भी बता देता हूं। अगर मध्यमान निकलना तो दोनों संख्या को जोड़ दो, जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दो। तो देखो 3 और 1 जोड़ोगे तो 4, 4 में 2 का भाग दोगे तो 2। इसी तरह 5 और 3 जोड़ोगे तो 8, 8 में 2 का भाग दोगे तो 4। इसी तरह 7 और 5 12, 12 में 2 का भाग दोगे तो 6। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब FI इंटू XI निकालना है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 3 का गुणा 2 में करोगे तो 3 दूनी के 6, फिर 4 दूनी के 8, यह हो जाएगा 6 चौको 24, और ये हो जाएगा 8 दूनी के 16, और ये हो जाएगा 10 3 30। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब क्या करते हैं? तो हम लोग निकालेंगे यह सिग्मा FI। सिग्मा FI का मतलब होता है, सिग्मा मतलब योग, मतलब FI का पूरा योग निकालिए। तो 3 2 5 4 9 2 11, 11 3 14। तो सिग्मा FI का वैल्यू कितना आ गया? 14 आ गया। मतलब FI का योग कितना आ गया? 14 आ गया। इसी तरह हम लोग इसका निकालेंगे, सिग्मा FI इंटू XI, इसका योग निकालेंगे। तो आप देखिए ध्यान से, ये आपका क्या है? 24। 24 और 6 कितना होता है? 30। ठीक है, तो 30 और 30 कितना हो गया? 60। और 60 और 16 कितना हो गया? 76। और 76 और 8 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 84। तो यहाँ पे हो गया 84। अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में? माध्य। तो माध्य का फार्मूला चलता है, माध्य का मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला चलता है। देखिए माध्य बराबर होता क्या है? तो माध्य बराबर फार्मूला कहता है कि सिग्मा FI इंटू XI और बटे में सिग्मा FI, यह होता है फार्मूला। तो देखिए सिग्मा FI इंटू XI का वैल्यू कितना है? 84, और बटे में सिग्मा FI का वैल्यू कितना है? 14। ठीक है, तो यहाँ पे 14 6 84, 6 बार में कट गया, मतलब 6 ही क्या होगा? यहाँ पे माध्य होगा। तो माध्य 6 आ गया। देखते हैं ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल देना ही चाहिए उसको, और देगा क्यों नहीं? डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? कितना आसान तरीके से मैंने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर यहाँ पे 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है? ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल है। कह रहा है कि साइन 27 डिग्री प्लस कॉस 63 अंश का मान कितना होगा? मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको बता देता कि इसका मान क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि जब दो कोणों का योग 90 अंश बन रहा है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। लेकिन उसका लगाने का तरीका भी होता है, कैसे समझिए। देखिए साइन 27 अंश कॉस 63, दोनों में से किसी एक की ही वैल्यू आपको चेंज करना है। मैं ऊपर का चेंज कर देता हूं। तो देखिए इसे हम लोग लिखेंगे साइन 90। 90 में से मेरे प्यारों को क्या घटाएंगे कि 27 आएगा? 63। तो 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा। और नीचे आपका कॉस 63 अंश जो दिया है उसी तरह रख दीजिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला चलता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 63 अंश मतलब कॉस 63 अंश हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से। और नीचे तो आपका दिया ही है कॉस 63 अंश। अब दोनों को काट दोगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 आंसर आ गया। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? बोला है कि cos a बराबर करड़ी में 3/2 दिया है, इधर दिया है कि sin 2a का मान होगा। तो cos a का वैल्यू देकर sin 2a का मान पूछा है। बिल्कुल सिंपल है मेरे प्यारे। सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे दिया क्या है। दिया है cos a बराबर करनी में 3/2, ये वैल्यू हमको दे रखा है। अब देखिए cos a है तो हम लोग लिखेंगे cos a। अब देखिए cos कितना अंश का मान करनी में 3/2 होता है? तो cos 30 अंश का मान, cos 30 अंश का मान करनी में 3/2 होता है। तो करनी में 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं cos 30 अंश। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो cos से cos कैंसिल, यहां बचा a बराबर कितना गया?
30 अंश आ गया। वैल्यू हमसे क्या पूछा है, sin 2a, तो sin 2a का मान पूछा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे sin 2 इंटू a का मान कितना है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका कितना sin 30 दूनी के 60 डिग्री, और sin 60 अंश का मान कितना होता है मेरे प्यार, जो करड़ी में 3/2, करनी में 3/2 जो होता है sin 60 अंश का मान होता है। दिया है करनी में 3/2, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आ गया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है 1 + tan स्क्वायर ए और बटे में 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। चलिए मैं एक पेज लेता हूं समझाने के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कैसे इसको हल करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को नोट करेंगे। तो देखिए प्रश्न यहां पे है कि 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है, और बटे में दिया हुआ है 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है। इसका हमें क्या बताना है, मान बताना है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो आपको एक फार्मूला याद करना होगा तभी आपको समझ में आएगा त्रिकोणमिति का। हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है मेरे प्यारों जो sec स्क्वायर ए। ये हम लोग फार्मूला जानते हैं। और एक फार्मूला और जानते हैं हम लोग कि 1 + cot स्क्वायर ए बराबर जो होता है वो होता है cosec स्क्वायर ए। यह फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला मैंने लिखा है ताकि आप समझ पाओ। ये दोनों फार्मूला है। अब देखिए कैसे हल करेंगे ध्यान से। अब मेरे प्यार बच्चों हम क्या करेंगे कि ऊपर वालों को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, और नीचे वालों को भी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर 1 + tan स्क्वायर ए है तो इसको हम लोग sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं फार्मूले के हिसाब से, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए। और नीचे आपका 1 + cot स्क्वायर ए है, इसको हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। समझ में यहां तक आप लोगों को आ गया, कोई डाउट बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से एक फार्मूला फिर आ जाता है। देखिए कौन सा, ये sec स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए। यह फार्मूला होता है sec स्क्वायर ए बराबर होता है 1/cos स्क्वायर ए। इसी तरह इसका भी फार्मूला होता है, ये इसका फार्मूला होता है cosec स्क्वायर ए बराबर 1/sin स्क्वायर ए। जो लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे उनको फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। अब मेरे प्यारों से देखिए ऊपर तो दिया है आपका 1/cos स्क्वायर ए, और इसके बाद भागा है। भागा को जब हम लोग गुणा में चेंज करेंगे तो यह sin स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब sin स्क्वायर ए को गुणा 1 में करोगे तो यह आ जाएगा sin स्क्वायर ए, और बटे cos स्क्वायर ए को गुणा 1 में करोगे तो यह आ जाएगा आपका cos स्क्वायर ए। अब फार्मूला फिर आ गया sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ये होगा मेरे प्यारों इसका आंसर। tan स्क्वायर ए दिया है, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे प्यार बच्चों, है ना आसान, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा समझना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर होगा। कह रहा है कि a का मान क्या रखेंगे कि दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मेरे प्यारों को देखिए यहाँ पे दिया हुआ है sin 2a बराबर, इधर दिया हुआ है आपका 2 sin a। कह रहा है a का मान ऐसा रखिए दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, तो हम a बराबर 0 रख लेते हैं। तो a बराबर 0 रखेंगे तो sin 2a का वैल्यू 0 हो जाएगा, 2 sin इंटू a का वैल्यू 0। जब 0 को गुणा 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। इधर 0 में किसी भी संख्या गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 0 आ गया, मतलब a बराबर किसके होगा, 0 अंश। 0 अंश का वैल्यू रखने पे दोनों वैल्यू क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, इसलिए a वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। है ना आसान, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। 1 नंबर के लिए प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे पास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप यहाँ पे वृत्त की परिधि दिए रखा है 22 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, तो 2πr बराबर तो हमको दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, 2 × 22 का मान कितना होता है 22/7, तो पाई का मान मैंने 22/7 रख दिया। इधर हो गया r बराबर 22। अब देखिए ध्यान से आप लोग क्या होगा यहाँ पे कि जब हम r का वैल्यू निकालेंगे तो यह 7 जाके गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 22 × 7 और नीचे आ जाएगा आपका 2 × 22, तो 22 से 22 कैंसिल, r बराबर आ गया 7/2, तो r बराबर 7/2 सेंटीमीटर आ गया। हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारों बच्चों 1/4 पाई r स्क्वायर।
यह फार्मूला किसका है? वृत्त के चतुर्थांश का। वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फार्मूला है, याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, तो हो जाएगा 1/4। अब पाई का मान क्या था? 22/7। त्रिज्या हमारा आ गया 7/2, 7/2, क्योंकि r स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। तो देखिए क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 से कट जाएगा आपका 11 बार में। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा? तो ऊपर 11 का गुणा 1 में करोगे तो 11 साथ कितना होता है? 77। और नीचे क्या हो जाएगा? 2 दूनी के 4, दूनी के 8, तो 77/8 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, देखते हैं। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर। देखिए दिया है, बिल्कुल समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या देखिए, कह रहा है कि कैप्सूल संयोजन होता है 2 शंकुओं का, कि एक बेलन एवं 2 अर्ध गोलों का, कि एक बेलन एवं 1 अर्ध गोलों का, कि एक बेलन एवं 2 गोलों का। ठीक है, तो अब देखिए अगर शंकु की हम बात करें तो शंकु कैसे बनता है? अरे शंकु कह रहा है कैप्सूल टेबलेट आप लोग खाए होंगे कैप्सूल वाला, तो कैप्सूल बनता कैसे है? देखो ऐसे बनता है, ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है। ठीक है, इसी तरह कैप्सूल बनता है ना। तो इस कैप्सूल में देखिए एक तो हमारा क्या निकल गया? बेलन। एक तो हमारा बेलन निकल गया, और ये देखिए 2 अर्धगोला, यहां से अगर ऐसे बनाए तो ये 2 अर्धगोला हो जाएगा। तो 2 अर्धगोला, ठीक है, इसी तरह बनता है ना। देखिए ये आपका कैप्सूल बना रहा हूं, इस तरह और इस तरह कैप्सूल बन गया। तो एक तो बेलन हो गया, और एक अर्धगोला इधर, एक अर्धगोला इधर, मतलब एक बेलन और 2 अर्धगोलों से मिलकर बना है, मतलब एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का संयोजन है कैप्सूल। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर यहां से भी क्या हो गया? पक्का हो गया आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, देखिए 17वां प्रश्न क्या है। 17वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य एवं बहुलक दिया हुआ है, तो माध्य आपका दिया हुआ है 32 और बहुलक दिया हुआ है कितना? 35। कह रहा उनका माध्यक होगा, तो माध्यक पूछा है। फार्मूला वही वाला जो कि ऑब्जेक्टिव में फार्मूला था। फार्मूला क्या था? कि बहुलक बराबर, फार्मूला था यहाँ पे कि बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुणे माध्यक। 3 गुणे क्या होता है? माध्यक, और -2 गुणे माध्य। यह फार्मूला होता है। यह फार्मूला आपको याद होना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देखिए तो यहाँ पे माध्य और बहुलक दिया हुआ है। बहुलक कितना दिया हुआ है? 35, तो बहुलक की लिखेंगे 35 बराबर 3 गुणे माध्य दिया हुआ है, और माध्य पूछा है, तो माध्य को हम लोग m डिनोट कर देते हैं। 2 गुणे माध्य, माध्य का वैल्यू कितना है? 32। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 35 बराबर हो जाएगा 3m, और -32 गुना के कितना होता है? 64। तो 32 गुना के क्या हो गया? 64। अब इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 35 और प्लस 64, अरे -64, सॉरी -64 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस के 64 हो जाएगा, और बराबर इधर हो जाएगा 3m। जोड़ लीजिए तो 5 4 9 और 6 3 9, 99 बराबर क्या हो जाएगा? 3m। तो 3 से कटा दीजिए, कितना बार में? 33 बार में कट जाएगा, तो m बराबर कितना आ गया? 33। देखिए दिया है ऑप्शन में, देखिए दिया हुआ है, डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिया ना 33, बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुलक वर्ग बहुत सिंपल है, जिसकी बारंबारता अधिक होगी वही बहुलक वर्ग होगा। तब बारंबारता किसकी अधिक है? 19। तो 19 का बहुलक वर्ग क्या होगा? 15 और 20 होगा। सिंपल 15 और 20 का मतलब बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना, समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से आप समझिएगा। कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ उछाल रहे हैं, ठीक है। उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अगर हम अनुकूल परिणाम की बात करें, देखिए ध्यान समझिए कि अनुकूल परिणाम की हम बात करें तो कितने अनुकूल परिणाम बन सकते हैं 10 होने के? देखिए अनुकूल परिणाम की बात करें तो एक आपका 4 और 6 का पेयर बनेगा, एक आपका 5 और 5 का बनेगा, और एक आपका 6 और 4 का बनेगा। और कोई बनेगा 10 होने का? नहीं, क्योंकि 6 4 10 होगा, 5 5 10 होगा, 6 4 10 होगा। मतलब कि अनुकूल परिणाम कितने होंगे? ठीक है, यहाँ परिणाम लिखिएगा, परिमाप मैंने लिख दिया, परिणाम होगा परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो गया? 3। मतलब 3 कंडीशन से 10 बन सकता है। ठीक है, और कुल परिणाम कितना होगा? ठीक है, तो कुल परिणाम की अगर हम बात करें तो कुल परिणाम तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कुल परिणाम टोटल कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा।
तो टोटल 36 परिणाम हो जाएंगे कुल, और अनुकूल परिणाम कितने हैं 3। तो प्रायिकता कैसे निकलता है, देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा कि प्रायिकता जब भी हम लोग निकालते हैं तो प्रायिकता कहता है कि अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम 3 बटे में कुल परिणाम कितना 36। तो काट देखिए 3 एकम 3 और 12 3 36, 1/12 जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह ट्रिक मैं सबसे आसान बताया हूं, तुरंत आप इसको हल कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए कुल परिणाम 36 कैसे आया है, फलक कितने होते हैं, एक पासे में 6 और दूसरे पासे में भी 6, दोनों एक साथ उछाल रहे हैं, तो कंडीशन टोटल कितने होंगे 36 कंडीशन बन सकते हैं, और उसमें से 3 कंडीशन है 10 आने का, ताकि दोनों संख्याओं का योग 10 हो पाए, ऐसा 3 ही कंडीशन है। तो 3/36 मतलब 1/12। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए 20वां प्रश्न देखिए, ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, यह आपका सम संख्या है, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितना हो गया। अब आप ही बताइए कि एक पासे को एक बार अगर आप फेंक रहे हो तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है। तो देखिए सम संख्या कौन कौन सी है, एक तो 2 है, एक आपका 4 है, या आपका 6 है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया 3 हो गया। और कुल संभव परिणाम की अगर हम बात करें तो कुल संभव परिणाम 6 होगा, क्योंकि एक पासे में 6 फलक होते हैं। तो एक पासे में 6 फलक होते हैं, जिसमें से सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है, अरे सम संख्या आने का परिणाम कितना, अनुकूल परिणाम 3 है, तो हो जाएगा 3। प्रायिकता इसी तरह निकलता है ना कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितना है 3 और बटे में कुल परिणाम कितना है 6, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, 1/2। थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिंपल सवाल इसलिए तेज बोल रहा हूं, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने तुरंत समाप्त कर दिया, बिल्कुल आसान तरीके से। अब ये 20 में से कहीं भी दिखेगा तुरंत आप इसका आंसर बता पाओगे। तो मेरे प्यार बच्चों, आप लोगों के लिए यह बहुत ही स्पेशल वीडियो मैंने बना रखा है। और देखिए खंड ब में क्या करूंगा कि अगले क्लास में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। खंड ब जो है अगले क्लास में लेकर आऊंगा, और इस वीडियो को शेयर कर दिए उनके पास जो कि 70 में 70 नंबर गणित में लाना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो खंड ब लाऊंगा, उसमें सारे डिटेल में आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझा दूंगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।